हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पुर्तगाल हमारे भारत में बारी बारी से आते हैं और स्थितियां क्या पैदा होती है कि क्यों हमारे भारत पर आते हैं। स्थितियां मैंने बताया था कि भारत आने का उनका एक ही तात्पर्य था कि भारत में क्या करना, व्यापार करना। लेकिन धीरे धीरे क्या करते हैं कि व्यापार के साथ साथ भारत पर अपने शासन व्यवस्था चलाने लगते हैं, शासन पर नियंत्रण करने लगते हैं भारत का। ठीक है। और उसी क्रम में अलग अलग, जैसे भारत में जितने भी सारे अलग अलग क्षेत्र से, जैसे दक्षिण भारत का क्षेत्र हुआ, उत्तर भारत का क्षेत्र हुआ, ठीक है, तो उस क्षेत्र में वहाँ के आते हैं, वहाँ के राजा से परमिशन आज्ञा ले करके व्यापार करने लगते हैं। ठीक, बहुत कम समय के लिए। ठीक है। और उसी कम समय में व्यापार कर करके अपने देश जाते हैं, क्या, मसाले लेकर के। इस तरह से जैसे कि पुर्तगाल मसाले लेकर जाते हैं, डच कपड़े लेकर के जाते हैं। ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि किस तरह से उस वीडियो में मैंने बताया था, थोड़ा ओवरव्यू दिया था पुर्तगाल के बारे में कि पुर्तगाल कैसे आते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में पूरा पुर्तगाल को डिटेल में हम बताएंगे कि किस तरह से पुर्तगाल आते हैं, कौन कौन पुर्तगाल के वायसराय आते हैं और वासी आते हैं और भारत पर कैसे सत्ता स्थापित करते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों। ये मेरा चैनल है जीएस पॉइंट। मैंने नोट में लिख रखा है कि यूरोप से भारत में बारी बारी करके यूरोपवासी, ध्यान देना है दोस्तों, यूरोपवासी पहुंचते हैं भारत में व्यापार करने के लिए। कहने का तात्पर्य है कि पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसी तरह से फ्रांसीसी, उसके बाद अंग्रेज आए। इस तरह से क्या होता है कि अलग अलग यूरोप से वासी आते हैं और भारत में व्यापार करने के लिए, मैंने लिखा भी है, व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के उद्देश्य से व्यापार करने के लिए आते हैं। लेकिन इनका मकसद बदल जाता है यहाँ पर आकर के। अब ये क्या करते हैं, देखते हैं कि भारत के लोग कितने कमज़ोर हैं, इसलिए आकर के इनका नियत बदल जाता है और भारत पर शासन करने के लिए सोचने लगते हैं और शासन करते भी हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। फिर मैंने और लिखा है आगमन। आगमन कहने के तो कौन पहले आया, कौन बाद में आया। तो आगमन में सबसे पहले पुर्तगाल आया, उसके बाद डच आया, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस लास्ट में आता है। ठीक है। तो मैंने लिख भी रखा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पीडीएफ मतलब क्या कि पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस, ठीक, किस क्रम में आते हैं। पहले ये आते हैं एक नंबर पे, इसको कह दे, इसको एक नंबर, इसका 2 नंबर, ये 3 और ये 4 नंबर। ठीक है। यहाँ पर आइए अब पुर्तगाल को डिटेल में पढ़ते हैं, पुर्तगाल कैसे आते हैं। देखिए हेडिंग मैंने दिया है पुर्तगाली। यूरोप वासियों में सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। ठीक है दोस्तों, पुर्तगाल आए थे। और पुर्तगाल में सबसे पहले कौन आया था, तो वास्को डी गामा आया था। मैंने लिख रखा है कि 1498 में सबसे पहले वास्को डी गामा इस कार्य में सफल रहा। मतलब क्या कि वो निकला था 17 मई निकला था। देखिए दोस्तों, 1498 में तो ये आया भारत, लेकिन 1417 ईस्वी में, क्या बोलते हैं यहाँ पर, हाँ 1447 ईस्वी में आया, प्रारंभ किया अपने यूरोप से और पहुंचा कब, तो 1498 ईस्वी में। देखिए, और 1500 में पेट्रोल बर्च। और कोई पूछेगा दोस्तों, प्रश्न आता है कि दूसरा पुर्तगाल व्यक्ति जो 1500 ईस्वी में भारत आया था समुद्री मार्ग के रास्ते, केप ऑफ कोमोरिन के रास्ते, वो कौन सा था, तो आपको बोलना होगा पेट्रो अल्बरेज। ठीक ना, पेट्रो अल्बरेज, ठीक ना, 1500 ईस्वी में आया था। फिर 1502 में फिर से वास्को डी गामा वापस आता है। एक बार जान जाता है कि रास्ता यही है, तो क्या करता है, फिर यहाँ से मसाले लेकर के, वो 1499 में मसाला लेकर के, मसाला लेने के बाद में जाता है अपने देश। फिर 1502 में फिर वापस आता है वास्को डी गामा व्यापार करने के लिए। देखिए मैंने मैप भी बनाया है। मैप, ये भारत, अपना भारत है, ये यूरोप है। ये यूरोप से क्या करते हैं, केप ऑफ कोमोरिन मार्ग से, केप ऑफ गुड होप के मार्ग से वास्को डी गामा आते हैं केरल। ये हमारा केरल है दोस्तों। केरल के कालीकट बंदरगाह पर आते हैं और यहाँ के जो वर्तमान राजा रहते हैं वो जमुरीन, इनका भव्य स्वागत करते हैं और यहाँ से जाने के संदर्भ में, मैंने जाने के लिए इनको बहुत सारे मसाले भेंट चढ़ाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आपको। ये यूरोप है, यूरोप से होते हुए ये समुद्री मार्ग है, ये सब समुद्री मार्ग है, ये हिंद महासागर है। आते हैं यहाँ पर, ये मैंने बहुत अच्छी तरह से मैप ड्रॉ करके बताया है। ये भारत हो गया, पे केरल का कालीकट बंदरगाह हो गया। ठीक है, ये केप ऑफ गुड होप के माध्यम से आए थे। मैंने लिखा है कि 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आते हैं।
फिर से पुनः फिर अब पीछे का बैकग्राउंड यह है कि इन लोगों को कौन भेज रहा था। तो पुर्तगाल का जो राजा था प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, जिसको कहते हैं, नेविगेटर का अर्थ पता है हम लोगों को कि क्या होता है, खोज करता। नेविगेटर मतलब खोज करता, मतलब क्या कि खोज करने वाले व्यक्ति। तो इस राजा के आज्ञा से सभी पुर्तगाल आते हैं और समुद्री मार्ग का पता लगाते लगाते हमारे भारत में आते हैं। बता दें एक बार कि यात्रा प्रारंभ वास्को डी गामा यात्रा प्रारंभ 1447 में करता है और वापसी 1499 में करता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतने साल देखिए कितना लंबे समय के गए थे, इतने साल तक उसने समुद्री मार्ग का पता लगाते 1498 इसमें सफल हुआ। क्या, कहाँ तक, भारत आने के लिए। ये पूरा समझ में आया दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ इतना आता है कि पुर्तगाल का कौन सा वैसा व्यक्ति है जो पहले भारत की खोज करते केप ऑफ गुड होप के माध्यम से। तो आपका कहना उत्तर हो जाएगा वास्को डी गामा। ठीक है दोस्तों। और यहीं से क्वेश्चन आ जाएगा कि 1500 ईस्वी में फिर कौन आया था, तो पेट्रो अल्बरेज मैंने लिख रखा है। फिर 1502 ईस्वी में कौन आया था पुनः, तो वास्को डी गामा फिर आया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से। और यहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत आने के क्रम में वास्को डी गामा को किसने स्वागत किया। तो केरल के कालीकट के पास जो राजा रहते हैं जमुरी, उनका स्वागत किए। ठीक है, आइए समझते हैं। और ये लिखे हैं, मैंने लिख रखा है पुर्तगाल का वायसराय। वायसराय कहने का अर्थ है दोस्तों कि राजा का प्रतिनिधि। अब मैंने बताया था कि पुर्तगाल का राजा कौन रहता है, तो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर। ठीक है, तो यह नेविगेटर क्या करता है। अब एक बार तो पता लग गया दोस्तों कि वहाँ पर रास्ता मार्ग मिल गया। अब वहाँ पर व्यापार नियंत्रण के लिए, व्यापार को अस्थायी बनाने के लिए हमारा राजा का प्रतिनिधि भेजना पड़ेगा। वायसराय मतलब राजा के प्रतिनिधि। तो उसी क्रम में 3 राजा के पुर्तगाल के वायसराय आते हैं, यानी राजा के प्रतिनिधि आते हैं। सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका समय दोस्तों 1505 से 1509 ईस्वी रहता है। याद रखने वाली चीज़ है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत का यूरोप का वायसराय बनकर किस ईस्वी में आए थे। तो 1505 से 9 तक शासन किए थे राजा का प्रतिनिधि बनकर। पहले पुर्तगाल वायसराय के रूप में आए थे। प्रथम वायसराय भी यही थे, चूंकि प्रथम बार आए थे, पहली बार यहीं आए थे, तो प्रथम वायसराय हुए। भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई, ठीक ना, यानी भारत पर शासन करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी कहने का तात्पर्य यह है कि हिंद महासागर के, मैंने लिख रखा है, ब्लू वाटर पॉलिसी का तात्पर्य है कि हिंद महासागर का सागरीय क्षेत्र जिसमें पूरी तरह से पुर्तगाल जहाज बेड़ों का कब्जा था। ठीक ना, मतलब कहने के तात्पर्य यह है कि ब्लू वाटर पॉलिसी उसको कहा जाता है जो हिंद महासागर के जितने भी पुर्तगाल थे वो अपने समुद्री जहाज को अपनी वर्चस्व में ला करके व्यापार करना चाहते थे, जिसमें पूरी तरह से पुर्तगाल जहाज बेड़ों का कब्जा था, ताकि व्यापार पूरी तरह नियंत्रण में हो सके, यानी पुर्तगाल के नियंत्रण में व्यापार हो सके। इसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है। इतना समझ में आया। दूसरा पुर्तगाल वायसराय था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक ना दोस्तों, इसको पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। और इसका समय कालक्रम था 1509 से 1515 ईस्वी तक। ठीक, पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है। आ जाता है क्वेश्चन अक्सर बिहार दरोगा या बीपीएससी में क्वेश्चन देता है कि पुर्तगाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापन कौन थे। तो क्या कहेंगे हम दोस्तों, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत आकर इसने आदिल शाह से गोवा जीता। चूंकि आदिल शाह गोवा पर राज करता था, ये क्या करता है, आ करके इसका सोच यह था कि यदि भारत में व्यापार और शासन करना है तो सबसे पहले इन सब राजाओं को हराना होगा। इनके जो विजित क्षेत्र हैं, अपने द्वारा जीते गए क्षेत्र हैं, उनके क्षेत्रों को जीतना होगा, ताकि हम वहाँ पर अपनी कोठियाँ स्थापित कर सके और व्यापार लंबे समय तक चला सके। तो इसने सबसे पहले भारत में आकर के आदिल शाह से गोवा जीता। ठीक, अपनी राजधानी इसने कोचीन को बनाया। कोचीन, जो कि कोचीन कहाँ है, सूरत के पास है। ठीक, भड़ौच कोचीन।
इसने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। 1510 में बीजापुर अभियान किया। बीजापुर अभियान कहने का मतलब कि बीजापुर को अपने क्षेत्र में मिलाया, मतलब कि वहाँ के राजा को हरा करके उनके क्षेत्र को जीता। 1515 में फारस की खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि फारस के खाड़ी के मुख पर स्थित हरमुज एक जगह था, उसको अपने नियंत्रण में अधिकार कर लिया ताकि वहां पर शासन कर सकें। 1961 ईस्वी में गोवा से जाता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो भारत में आता है वो पुर्तगाल ही है, और सबसे लास्ट में जो जाता है वो पुर्तगाल ही है। 1961 में जब भारत आज़ाद हो जाता है उसके बाद भी 1961 ईस्वी में पुर्तगाल जाते हैं, गोवा से जाता है, ठीक ना। गोवा पर वर्चस्व बना के रखते हैं, दूसरा से गोवा जीता था, इसलिए। आइए समझते हैं पुर्तगाल के अगले टॉपिक में। मैंने बताया था कि पुर्तगाल के 3 वायसराय आते हैं, जिसमें पहला था अल्फांसो डी अल्मीड़ा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसमें है अल्फांसो डी, दूसरा था। इसने एक 3G पैकेज चलाया था। 3G पैकेज दोस्तों कहने का मतलब है कि भारत में आकर के किस तरह से भारत पर नियंत्रण स्थापित करे, ताकि एक पॉलिसी थी, नीति थी कि किस तरह से हम भारत पर आकर के शासन करें ताकि भारत को वर्चस्व में ले जा सके। इसका तात्पर्य है कि गोल्ड और गोलोरी, ठीक है दोस्तों। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक पुर्तगाल को ही कहा जाता है। कहने के तात्पर्य है कि पुर्तगाल भारत आने के क्रम में अपने ओर से प्रिंटिंग प्रेस ले आते हैं और यहाँ पर पत्र पत्रिकाओं का संपादन करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में प्रिंटिंग प्रेस का जनक किसे कहा जाता है, तो पुर्तगालों को प्रिंटिंग प्रेस का जनक कहा जाता है। पुर्तगाल भारत आने के क्रम में अपने साथ फल, अनाज यूरोप से लेकर आते हैं, जैसे अनानास, गन्ना। कहने का तात्पर्य है कि पुर्तगाल जब भी आते थे तो कुछ ना कुछ भारत में लेकर के आते हैं, जैसे अनानास हो गया, पपीता हो गया, ये सब के बीज लेकर के आते हैं, यहाँ पर बोए जाते थे, ठीक है। तो कहा जाएगा कि पपीता और अनानास, मतलब जितने भी सारे फल हैं, उन सब की शुरुआत पुर्तगाल काल से ही हुआ था। एक बात और कि पुर्तगालों ने एक पॉलिसी चलाया, ठीक ना, विवाह नीति। कहने का तात्पर्य है कि विवाह नीति का मतलब है कि भारत में पुर्तगाल आकर वर्चस्व बने देश में बनाना चाहते थे। तो इसके लिए उनको भारत की महिला से शादी करना पड़ता था ताकि यहीं के निवासी हो जाए, और निवासी होने के क्रम में शासन स्थापित करे, बहुत बढ़िया वर्चस्व प्राप्त कर ले। तो उन्होंने विवाह नीति लाया। पुर्तगाल का विवाह भारतीय महिला से, यदि कोई पुर्तगाल भारत में आकर के भारतीय महिला से शादी कर ले तो क्या होगा, वहाँ पर व्यापार नियंत्रण में आ जाएगा और उस क्षेत्र का वो साम्राज्य स्थापित कर लेगा बहुत बड़ा। तो इसीलिए इसने विवाह नीति चलाई थी। आइए पुर्तगाल के तीसरे वायसराय के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, सबसे लास्ट में आया था नीनो डी कुना। तात्पर्य है इसका समय कालक्रम 1529 से 1548 तक रहा है। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना गोवा में किया इसने। ठीक, यूरोप क्या था दोस्तों, यूरोप ईसाई धर्म का बहुत ही बड़ा गढ़ था, यानी हब था, यानी वहाँ पर ईसाई धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचारक थे और पालन करने वाले थे। तो इसने पहले भारत में आकर के गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना किया। गोवा को राजधानी बनाया इसने भी। 1535 में दमन को जीता, दीव को जीता, और 1559 ईस्वी में दमन को जीता। दोनों को जीत करके गोवा को जीत कर पुर्तगाल क्षेत्र में मिला, यानी दोनों को जीत कर गोवा में पुर्तगाल क्षेत्र में मिला लिया। ठीक है, गोवा तो पहले से ही जीत रखा था उन लोगों ने, और इन दोनों को जीत करके गोवा में मिला लिया। ठीक है, तो मैंने अभी तक क्या बताया कि भारत में पुर्तगाल कैसे आते हैं, पुर्तगाल के वायसराय कैसे आते हैं। ठीक है,
अपने कालक्रम के अनुसार पुर्तगाल आते हैं। भारत के उस यूरोप के राजा जो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर हैं, उनके वायसराय बनकर के आते हैं। वायसराय का कहने का तात्पर्य यह है कि राजा का प्रतिनिधि का मतलब यह है कि जिस देश में जा रहे हैं उस देश में सत्ता को कैसे स्थापित करे, उसमें शासन कैसे करे, यह था। ठीक है, आइए अब अगले यूरोपीय कंपनी में जो आते हैं उनका कालक्रम देखते हैं, उनके कैसे आते हैं, उनके सब थ्योरी को समझते हैं। तो अगला है डच। ठीक है दोस्तों, मैंने ट्रिक बताया था कि PDAF, ठीक है, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांस। ठीक, तो हम लोग अभी डच के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए डच मैंने लिख भी रखा है। डच का जो पुराना नाम है वो हॉलैंड या नीदरलैंड, अभी फिलहाल में नीदरलैंड ही है। तो डच को हॉलैंड और नीदरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, डच लोग सबसे पहले पूर्वी एशिया से आए थे, पूर्वी एशिया में थे, और पूर्वी एशिया से इंडोनेशिया में थे। पहले क्या थे कि डच लोग यूरोप से पूर्वी एशिया में गए। पूर्वी एशिया कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए कि ये पूरा हमारा एशिया हो गया, ये हमारा भारत है, ये पूरा एशिया हो गया, ये एशिया हो गया, तो ये हमारा भारत है। ठीक है, पूर्वी एशिया कहने का तात्पर्य है मतलब इधर हम इसको दिखा देते, ये ईस्ट हो गया यानी पूर्वी एशिया हो गया। इधर यहाँ इधर नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड से सबसे पहले डच लोग पूर्वी एशिया में जाते हैं, पूर्वी एशिया में नीदरलैंड जाते हैं और वहाँ से मसालों का व्यापार करते हैं। ठीक है, और मसालों का व्यापार करने के क्रम में भारत आते हैं, भारत इधर मूव किए, भारत इधर, तो भारत में आकर के वस्त्र का व्यापार करने लगे। ठीक है, चूँकि हम बता चुके हैं कि पुर्तगालियों का तात्पर्य यह था ही कि हमको कहीं भी जाना है, भारत में जाना है, इंडोनेशिया में जाना है, वहाँ पर व्यापार करना ही करना है। तो इंडोनेशिया में इन्होंने मसालों का व्यापार शुरू किया और भारत में आकर के वस्त्र का व्यापार शुरू किया। और कहा भी जाता है दोस्तों कि डच ने भारतीय कपड़ों का बहुत महत्व दिया, और उनको एक्सपोर्टिंग इंपोर्टिंग में बहुत साथ दिया। मैंने लिख भी रखा है कि 1595 से 1596 में डच लोग भारत आते हैं। कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पुर्तगाल जो आते हैं वो प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नेतृत्व में आते हैं, और जो ये डच थे वो कार्नेलियस हाउटमैन के नेतृत्व में आते हैं। हाउटमैन वहाँ का राजा रहता है। डच ने भारतीय कपड़े को प्राथमिकता दी। कहने का तात्पर्य है कि नीदरलैंड में तो मसाले का प्राथमिकता दी और भारत में वस्त्रों के व्यापार में बहुत अधिक तीव्रता दिखाई और जागरूकता दिखाई, और वहाँ से कपड़े को भी ले गए अपने साथ में। इसे लिखा है कि डच ने भारतीय कपड़े को प्राथमिकता दी, यानी भारतीय कपड़े को अपने क्षेत्र में स्थापित की और ये उजागरित की। बाद में भारतीय शासकों को पता चला कि वास्तव में यह सभी कंपनियां व्यापार के नहीं शासन करने के उद्देश्य से आ रहे हैं, इसलिए और राजनीतिक हस्तक्षेप भी करने लगे। कहने का तात्पर्य है कि जब धीरे धीरे यूरोपवासी आने लगे तो जो हमारे भारत के जो हर एक क्षेत्र, हर एक प्रांत के जो राजा थे, उनको यह दिमाग में खटकने लगा कि ये सब क्यों आ रहे हैं। शासन करना तो ठीक है लेकिन व्यापार करना तो ठीक है, लेकिन उनके शासन में भी हाथ लगाने लगे। तो उन लोगों को पता चल गया कि नहीं, ये यूरोपवासी क्या करते हैं, यूरोपवासी ये व्यापार करने से तो आते ही हैं लेकिन हमारे पर शासन नियंत्रण करने के भी सोच रहे हैं। ठीक है, तो वहीं लिखा है मैंने कि बाद में भारतीय शासकों को पता चल गया कि ये वास्तव में सभी कंपनियां व्यापार के लिए नहीं, शासन करने के लिए उद्देश्य से आ रहे हैं और उनके राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक, और इसी का स्थिति यह पैदा हुई कि ये युद्ध हो गया, एक युद्ध हो गया किसके बीच में, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बैदरा का युद्ध। ठीक ना, जब भारतीय शासकों को पता चल गया कि ये जो जितने भी सारे कंपनियां आ रही हैं वो राजनीतिक हस्तक्षेप कर रहे हैं और शासन के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ से एक युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है और युद्ध होता है बेडरा का युद्ध। ठीक है, ये एक निर्णायक युद्ध रहता है। 1759 में आता है अक्सर क्वेश्चन कि बेडरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 इसमें किसके बीच, तो डच कंपनी और इंग्लिश कंपनी यानी अंग्रेजी कंपनी के बीच में ये संघर्ष हुआ था। यह संघर्ष पूरे डच को हिला कर रख दिया, यानी डच एकदम बुरी तरह हार गए और यहाँ पर
क्या बोलते हैं, अंग्रेजी कंपनी का सत्ता वर्चस्व हो गया, यानी उनका शासन शुरू होने लगा। 1759 ईस्वी में डच कंपनी तथा इंग्लिश कंपनी के बीच बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु हुआ था, जिसमें डच हार गया था। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि दोनों के बीच निर्णायक युद्ध होता है। किसके लिए? तो बंगाल, चूंकि हम जानते हैं दोस्तों कि पहले से ही बंगाल बहुत समृद्ध थी, यानी बंगाल में बहुत सारे हीरे जेवरात थे, मतलब सारी सुविधाएं थी वहाँ पर, उपज बहुत होते थे। ठीक है, तो उसी के लिए इन दोनों के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में डच हार जाते हैं, इंग्लिश कंपनी जीत जाती है और ये अपने वर्चस्व को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगले के वीडियो में हम लोग अंग्रेज के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेज कैसे संघर्ष करके आते हैं और किस तरह से पूरे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अंग्रेज रहते हैं पूरे भारत में। तब तक थैंक यू फ्रेंड्स।